नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जो एक बहुत बड़े विज़नरी इंसान थे। भारत को आज़ादी की राह में बहुत बड़ा योगदान दिया इन्होंने। वैसे ये एक अनसंग हीरो है। जहाँ आज़ादी दिलाने के लिए भारत के स्वतंत्रता सेनानी डायरेक्ट अंग्रेज़ों से फाइट कर रहे थे, वहीं ये अपने देश को बाहर से मजबूती देने का काम कर रहे थे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस की, हमारे नेताजी की। कमाल का रुतबा था इनका उस वक़्त। पूरा भारत इनकी बात सुनता था। तो दोस्तों आज हम इन्हीं की बात करेंगे। इनकी एक शॉर्ट बायोग्राफी भी देखेंगे। लेकिन मेरा जो फोकस रहेगा वो इनकी डेथ की मिस्ट्री से रिलेटेड होगा। 1945 में डेथ हुआ था इनका, ऐसा लोग कहते हैं। तो डिस्कस करेंगे आज ये सारी चीज़ें। दोस्तों अगर आपको आई के फॉर यू के वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों 23 जनवरी 1897 में सुभाष चंद्र बोस नेताजी का जन्म उड़ीसा के शहर कटक में होता है। उस टाइम वैसे ये इतना डेवलप्ड सिटी नहीं था, अभी काफी डेवलप्ड हो गया है। टोटल 15 भाई बहन थे इनके फैमिली में। सबसे छोटे बच्चे थे ये अपने फैमिली के। नेताजी स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की टीचिंग को फॉलो करते थे, उनके पाथ में चलना पसंद करते थे। अब ये थोड़े बड़े होते हैं और चले जाते हैं भैया कैम्ब्रिज ग्रेजुएशन के लिए, है ना। अच्छी खासी वेल्दी फैमिली होती है इनकी। लेकिन दोस्तों कैम्ब्रिज जाकर वो एक चीज देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि उधर भारत में अंग्रेज भारत के लोगों पर बड़ा अत्याचार करते हैं, लेकिन उधर लंदन में तो अंग्रेज भारतीयों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे। और वो देखकर सुभाष चंद्र बोस को समझ में आ जाता है कि जब इंसान कमजोर होता है या उठना नहीं जानता तो वो हाई पावर वाले लोगों से दबकर रह जाता है। तो वहीं से उन्होंने ये ठान ली कि वो भारत को आजाद करवा कर ही रहेंगे, क्योंकि वो समझ गए थे कि अंग्रेज भी इसीलिए भारतीयों को दबा रहे हैं क्योंकि भारतीय दब रहे हैं ऑलरेडी। और फिर उन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए एक सपना देखा कि वो भारत को आज़ाद करवा कर ही रहेंगे। इसलिए दोस्तों उन्होंने सिविल सर्विसेज, जो कि एक प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है, उसको लात मार दी, है ना। उस टाइम भी और आज भी आईसीएस सिविल सर्विसेज काफ़ी अच्छा प्रेस्टिजियस पोजीशन होता है ना। और उसको लात मारकर वापस भारत को आजाद कराने के लिए कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर वापस आ जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। अब दोस्तों इधर 1919 में कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सुभाष चंद्र बोस भारत लौट आते हैं। दोस्तों उसी साल जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी हुआ रहता है, तो उनमें अंग्रेजों के प्रति और भी गुस्सा उमड़ जाता है। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को भी बहुत मानते थे। 1920 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लेकर आते हैं। ये एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था इंडिपेंडेंस के लिए, जिसमें वो सारी गवर्नमेंट जॉब जिसमें इंडियंस काम कर रहे थे वो अपनी जॉब छोड़ने लगते हैं गांधी जी के कहने पर। लेकिन वही दोस्तों नॉन वायलेंस था, तो ज़्यादा कुछ ये मूवमेंट काम नहीं आया भारत के इंडिपेंडेंस देने के लिए। दोस्तों 1920 से 1930 तक बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के यंगर ग्रुप के प्रेसिडेंट बन जाते हैं और खूब प्रोटेस्ट करना इधर स्टार्ट कर देते हैं। और 1935 में दोस्तों इधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाता है। सिर्फ पार्शियल इंडिपेंडेंस देने का वादा करते हैं ये अंग्रेज भारत को। इससे भारत के सारे फ्रीडम फाइटर का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि इससे पहले ही इंडियन नेशनल कांग्रेस लाहौर सेशन को अप्रूवल देने की मांग करती है, जिसमें भारत को पूर्ण स्वराज टोटल इंडिपेंडेंस देने की बात होती है। दोस्तों वैसे नेताजी 1920 से 1930 तक सेक्रेटरी ऑफ बंगाल भी चुने जाते हैं। दोस्तों अगर गांधी जी और बोस के बारे में बात करते हैं, दोस्तों गांधी जी और बोस दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। ऐसा लोग मानते हैं कि इन दोनों के बीच बिहेवियर सही ढंग से होता नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों इनकी आइडियोलॉजी काफी डिफरेंट हुआ करती थी। इधर गांधी जी नॉन वायलेंट अहिंसावादी थे और उधर बोस वायलेंट काफी थे भारत को आजादी देने के लिए। दोस्तों आपको बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता फादर ऑफ द नेशन घोषित किया था। दोस्तों इस बीच करीब 11 बार जेल भी गए हुए रहते बोस प्रोटेस्ट की वजह से। गांधी बोस को अपने बिगड़े हुए बेटे कहते थे। खैर वो बात अलग है। दोस्तों अंग्रेजों के नाक में दम कर दिए रहते सुभाष चंद्र बोस, और अंग्रेज सुभाष चंद्र बोस को जेल के अंदर मरवा भी नहीं सकते थे। पूरे भारत के हीरो बन चुके थे ना उस वक्त तो सुभाष चंद्र बोस। अगर मार देते तो पूरा भारत यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ रिटेलिएट कर देता कि तुमने हमारे नेताजी को क्यों मार दिया। दोस्तों जब 1938 में अब इधर इलेक्शन स्टार्ट होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए, तो उसमें सुभाष चंद्र बोस खड़े होते हैं। उनके अपोजिट में ही सियाल राज खड़े होते हैं। इन्हें महात्मा गांधी जी के द्वारा ही खड़ा किया जाता है। और वहीं से दोस्तों सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी दोनों आ जाते हैं इलेक्शन में आमने सामने। लेकिन दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की नीति सबको पसंद थी, इसलिए सुभाष चंद्र बोस उस इलेक्शन में जीत जाते हैं और प्रेसिडेंट बन जाते हैं। लेकिन गांधी जी इस चीज को पसंद नहीं करते थे। इस वजह से 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद को छोड़ दिया।
अब दोस्तों दिन आता है 18 अगस्त 1945 का, जिस दिन सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश से डेथ हुआ रहता है। सुभाष चंद्र बोस उस वक्त वियतनाम में होते हैं। उनको जाना होता है टोक्यो, जो जापान में पड़ता है ना। उस वक्त साइगोन में रहते हैं, साइगोन जो कि वियतनाम में पड़ता है। उनकी प्लेन जा रही होती है उस वक्त ताइवान, मतलब कि वो ताइवान में प्लेन रुकेगी, फिर टोक्यो के लिए उड़ेगी। तो ताइवान के एक शहर ताइहोकू में प्लेन रुकती है, और फिर वहां से प्लेन रवाना होती है, और रास्ते में ही उनकी प्लेन क्रैश हो जाती है। और 18 अगस्त 1945 को नेताजी हमारे सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है। और ये पूरी दुनिया मान लेती है कि उनका निधन हो चुका है। दोस्तों तो ये था एक शॉर्ट बायोग्राफी सुभाष चंद्र बोस की। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि क्या ऐसे कारण थे जो ये साबित करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को नहीं हुई थी, प्लेन क्रैश से नहीं हुई थी। देखो दोस्तों, 1955 में एक कमीशन बैठाई गई। इनका नाम शाहनवाज कमीशन था, जो सुभाष चंद्र बोस की डेथ के एक क्लियरेंस देती डेथ को। ये जो सुभाष चंद्र बोस के प्लेन क्रैश को जब 10 साल हो गए तब ये कमीशन बैठाई गई, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कारण ऐसे सोचने में मजबूर करते हैं कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश से नहीं हुई। क्योंकि दोस्तों ऐसी कुछ बातें लीक हुई जिसमें कहा गया था कि सुभाष चंद्र बोस उस वक्त भारत में थे ही नहीं जिस वक्त उनका प्लेन क्रैश हुआ था। ये नेताजी के भाई के पोते कहते हैं कि जिस दिन सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश हुआ, यानी कि 18 अगस्त 1945 को, उस दिन बोस तो उनके दादाजी के साथ साइगोन में थे, वो प्लेन में बैठे ही नहीं थे। लेकिन दोस्तों शाहनवाज कमीशन इस बात को इनकार कर देती है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 प्लेन क्रैश में नहीं हुई। ये कमीशन ये डिक्लेयर करती है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु प्लेन क्रैश में हुई थी। फिर दोस्तों एक इंसिडेंट होता है 1965 में, इंडो पाक वॉर। भारत जीता उस वॉर को। उसमें फिर 1966 में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 1965 वॉर के समझौते के लिए ताशकंद जाते हैं, जो उज्बेकिस्तान में पड़ता है। अब ये उज्बेकिस्तान अलग से कंट्री है, उस वक्त ये रशिया का पार्ट हुआ करता था। शास्त्री जी की मौत भी एक मिस्ट्री थी। इसकी इनकी भी डेथ मिस्ट्री मैंने कवर की है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों ये स्क्रीन में फोटो दिख रहा है ना आपको, ये ताशकंद ट्रीटी पर ये समझौता करते हुए ये दिखेंगे लाल बहादुर शास्त्री, भारत के प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के। ये है आयूब खान, प्रेसिडेंट थे उस वक्त पाकिस्तान के, ये ठीक है। और ये यूएसएसआर के प्रीमियर थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। और ये देखो दोस्तों, ये जो इंसान आप ये फोटो में देख रहे हो दोस्तों, ऐसा लोग मानते हैं कि ये सुभाष चंद्र बोस ही है। सुभाष चंद्र बोस की शक्ल इस इंसान से बहुत मेल खाती है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस तो 18 अगस्त 1945 में प्लेन क्रैश में मर चुके हैं ना। दोस्तों ये इंसान इस फोटो में ये है कौन? दोस्तों इस फोटो ने और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट किए। अब उसके बाद ये फोटो दिखी, लोग और कंफ्यूज हुए फोटो को देखने के बाद। फिर एक और कमीशन बैठाई गई, 1970 की खोसला कमीशन। इस कमीशन के अंदर भी बातें हुई, डॉक्यूमेंट्स खंगाले गए, लेकिन फिर वही 1955 की खोसला कमीशन की तरह इस कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश से ही हुई थी। दोस्तों एक अजीब बात यह है कि उन दोनों कमीशन ने कभी भी ताइवान से पूछताछ नहीं की, करने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने कांटेक्ट किया ही नहीं ताइवान को अपने इंक्वायरी कमीशंस में। अब ये बात याद रखना कि इन दो कमीशन ने पूछताछ नहीं की। अभी इस पर भी वापस आऊंगा। देखो, अब ये जो फोटो है इसमें ही सुभाष चंद्र बोस की तरह ही दिख रही है ना, ये जो इंसान है। तो इसके बाद तो सुभाष चंद्र बोस की डेथ पर और भी सवाल उठे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की पुख्ता खबर 1945 प्लेन क्रैश वाली ये बहुत से लोगों को जम भी नहीं रही थी, क्योंकि कोई प्रूफ तो था नहीं नेताजी का। जापान में ही अंतिम संस्कार हुआ, भारत आए ही नहीं, तो ये तो डाउट बनता ही है। थोड़ा उनके प्लेन क्रैश को डीपली जानते चलिए। देखो, माना जाता है कि उस दिन जब नेताजी का प्लेन क्रैश हुआ उस वक्त नेताजी वियतनाम में थे। वियतनाम के एक सिटी साइगोन, वहां थे नेताजी। नेताजी को जाना था टोक्यो। अब डायरेक्ट तो पहुंचा नहीं जा सकता, क्योंकि प्लेन उस वक्त ज्यादा डेवलप्ड नहीं थे कि एक ही उड़ान में आपको वियतनाम से सीधे टोक्यो पहुंचा दे। प्लेन उड़ा पहले साइगोन से, साइगोन वियतनाम से, फिर गया ये अगले दिन वियतनाम के एक शहर तुरेन। फिर वहां से उड़ा ये अगली सुबह पहुंचा ताइवान के एक शहर ताइहोकू में। फिर यहाँ से खाना खाकर नेताजी को निकलना था मंचूरिया। फिर वहां से जाना था जापान टोक्यो, उनके फाइनल डेस्टिनेशन तक। लेकिन ताइवान के ताइहोकू से जैसे ही प्लेन निकला उसके बाद ही हवा में नेताजी का प्लेन क्रैश हो गया, और टोक्यो जो कि डेस्टिनेशन था वहां तक नेताजी पहुंच नहीं पाए। तो ऐसा कुछ हुआ था उस दिन। लेकिन दोस्तों नेताजी की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए फिर से 1999 को एक मुखर्जी कमीशन बैठाई गई, जिसमें पूछताछ किए जाने पर ऐसे खुलासे हुए कि कुछ ऐसे पत्ते खुले जो चौंकाने वाले थे।
कमीशन के अकॉर्डिंग ताइवान ने साफ मना कर दिया था कि जिस दिन नेताजी की डेथ हुई उस दिन कोई प्लेन एक्सीडेंट ताइवान में हुआ भी नहीं था। ऐसी कोई प्लेन एक्सीडेंट हुई ही नहीं थी उस दिन। जब मुखर्जी कमीशन ने फाइल्स बनाई और उसको पब्लिश किया 2005 में, उसमें ये लिखा था। एक्चुअल में दोस्तों मुखर्जी कमीशन से पहले जो शाहनवाज और खोसला कमीशन हुई, उन्होंने ये ताइवान से कोई पूछताछ ही नहीं की। तो एक ये हुआ पॉइंट। अब एक और बात बताता हूँ। जिस प्लेन का एक्सीडेंट हुआ कहा जाता है उसमें कुछ और लोग थे, जिसमें एक कोई जापानीज मिलिट्री का भी था जो मारा गया, और भी कुछ लोग थे जो मारे गए। अब सुनो, जब नेताजी की डेथ हुई तब कहा जाता है कि उनकी बॉडी 3rd डिग्री बर्न हुई थी प्लेन के क्रैश की वजह से, जल गया था पूरा प्लेन, तो वो भी जल गए थे ऐसा कहा जाता है। अब नेताजी के साथ साथ उस प्लेन में हबीबुर रहमान नाम का भी शख्स था, जो प्लेन क्रैश का एक आई विटनेस था या विक्टिम था, और उस प्लेन क्रैश में बच गया था। वो बोला कि नेताजी की बॉडी 3rd डिग्री बर्न हुई थी प्लेन क्रैश के बाद, उन्होंने अपने आंखों से ये देखा। और हबीबुर रहमान के आगे ही बोस ने दम तोड़ा। और एक मेजर प्रूफ उसने दिया जो कि साबित करता था कि नेताजी सच में प्लेन क्रैश में मारे गए। वो सबूत था उनकी घड़ी, वो वॉच, जिसका जो बेल्ट था, जो पट्टा था, वो जल चुका था। लोग मानने लगे थे फिर तो कि सच में नेताजी मारे गए हैं प्लेन क्रैश में। लेकिन जब उस घड़ी की चेकिंग की गई, एक टाइप से ऑटोप्सी की गई, तो ये पाया गया कि उस घड़ी के पट्टे को एसिड से जलाया गया है। अब एसिड से जला हुआ और आग से जलने में अंतर होता है ना। अब समझो, जब जानबूझकर किसी भी सबूत को बनाया जाए तो केस इतना आसान नहीं रह जाता। वैसे आपको बता दूं कि नेताजी की डेथ सर्टिफिकेट को 1945 के बाद 43 साल बाद 1988 में बनाया गया। अब ऐसा क्यों किया गया पता नहीं। और जिस घड़ी को हबीबुर रहमान ने नेताजी की घड़ी बताकर दिया, उस टाइप की घड़ी सुभाष चंद्र बोस पहनते ही नहीं थे। और ये भी बात है कि उस वक्त यूएसएसआर का भारत से कुछ ना कुछ कनेक्शन भी था। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी भारत में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो भी काफी हाईलाइट में थी उस वक्त। बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है एट द टाइम ऑफ नेताजी डेथ। अब इस बात को भी याद रखिए। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नेताजी प्लेन क्रैश में मरे ही नहीं, और ये भी मानते हैं कि नेताजी जानबूझकर अपना फेक प्लेन क्रैश प्लान किए थे। जापान के साथ मिलकर उन्होंने इसे अंजाम दिया था। जापान नेताजी के काफी अच्छे दोस्त भी थे उस वक्त। वो इसलिए भी क्योंकि भारत ब्रिटिशर्स से अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स और जापान के बीच वर्ल्ड वॉर 2 में दुश्मनी भी थी। तो जापान के लिए दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त ऐसा था। तो इसी वजह से ऐसा माना जाता था कि जापान के साथ मिलकर नेताजी अपना फेक डेथ प्लान किए थे। अब ऐसा क्यों किया, ऐसा हो सकता है कि ब्रिटिशर्स और रशिया के बीच एक पैक्ट साइन हुआ था उस वक्त, और जापान रशिया और ब्रिटिशर्स दोनों के अगेंस्ट था वर्ल्ड वॉर 2 में। और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स के एजेंट नेताजी की जासूसी भी करते थे। स्पाई छोड़ा था ब्रिटिशर्स ने, MI5 का एजेंट लगाया गया था नेताजी के पीछे। तो उन्हीं से बचने के लिए भी शायद ऐसा किया गया हो। तो जो 1966 में जो फोटो मिली थी ताशकंद में, जिसमें नेताजी का अपीयरेंस था, जिस फोटो में, अगर आप आज भी गूगल में ताशकंद मैन लिखो तो उसमें नेताजी की तस्वीर आती है सामने। और एक और कंफ्यूजिंग चीज ये भी पता चलती है कि 1946 में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में थे। लेकिन बोस की डेथ तो एक साल पहले 1945 में हुई थी ना, प्लेन क्रैश की वजह से। तो 1946 में कैसे नेताजी कलकत्ता आए? वैसे ये बात चंद्र कुमार बोस बताते हैं, जो सुभाष चंद्र बोस के ग्रैंड नेफ्यू है। अब ग्रैंड नेफ्यू मतलब बोस के भाई का पोता। तो वो ही ये बताते हैं कि नेताजी 1946 में कलकत्ता में थे, 1945 को मरे नहीं थे। माना जाता है कि बोस को भारत के ही 1945 के बाद और भी कई जगहों में देखा गया था, और लोग उनको देखते और उनके नाम भी रखते थे एज अ मिस्ट्री टाइप। जैसे बहुत से लोग उन्हें गुमनामी बाबा कहते थे, कोई भगवान जी, कोई शॉलमारी बाबा, ये सब नाम दिए थे। ऐसा भी माना जाता है कि नेताजी 1953 तक मॉस्को में थे। अब वहाँ क्या कर रहे थे पता नहीं। माना जाता है कि यूएसएसआर में उन्हें वहाँ एज अ प्रिजनर रख लिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स और यूएसएसआर साथ थे, नेताजी ब्रिटिशर्स के दुश्मन थे। तो ऐसा हो सकता है कि अब ये बात में सच्चाई लगती नहीं है। और ये भी माना जाता है कि नेताजी करीब 7 साल तक जापान यूएसएसआर में ही ज्यादा रहते थे, इधर उधर जाते रहते थे। दोस्तों, तो 1999 में मुखर्जी कमीशन बैठी। उसने ये सीधे नकार दिया कि बोस की डेथ प्लेन क्रैश में 18 अगस्त 1945 को हुई। वो इस बात को सरासर नकारती है। मुखर्जी कमीशन ने ये गुमनामी बाबा, भगवान जी जैसे नाम को भी गलत ठहरा दिया, क्योंकि बोस की ये आइडेंटिटी कभी बनी ही नहीं। और अपनी रिपोर्ट में मुखर्जी कमीशन ये मानी थी कि जापानीज ने सुभाष चंद्र बोस की मदद की थी प्लेन क्रैश में उस वक्त, जो कि हुआ ही नहीं था। वो मानते थे कि वो मरे ही नहीं थे, वो उस वक्त जिंदा थे। और करीब 7 साल तक वो यूएसएसआर और जापान में ज्यादातर रहते थे। जापान के टोक्यो सिटी में नेताजी के अस्थि को रखा गया था।
ऐसा बहुत से जगहों में मिला और लोग मानते भी थे। मुखर्जी कमीशन ने इस बात को भी नकार दिया कि उनकी अस्थि जापान के रिंकुजी नाम के टेम्पल में रखी गई थी। जब 2005 आया तब मुखर्जी कमीशन ने उस अस्थि के डीएनए टेस्ट करवाने का सुझाव रखा, लेकिन जापानी हायर अथॉरिटी ने ऐसा करने का परमिशन नहीं दिया। एक और बात दोस्तों, जो डेथ सर्टिफिकेट 43 साल बाद बनाई गई नेताजी की, उसमें भी मुखर्जी कमीशन बोली कि ये उन्हें ओरिजिनल नहीं लगती, क्योंकि कोई लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल कॉज थे नहीं बोस के डेथ में उसमें। दोस्तों एक और बात सामने आई कि खोसला कमीशन ने 1972 में बोस की इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड बहुत सी इंपॉर्टेंट फाइल को जला दिया था। देखो, उस टाइम वियतनाम फ्रांस के अंडर था। जो फ्रेंच इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी ये माना कि उस दिन ऐसा कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं जिस दिन नेताजी की डेथ हुई, ऐसा कहा गया उन्होंने। अब वो इंपॉर्टेंट फाइल्स को जलाया क्यों खोसला कमीशन ने, वो भी एक मिस्ट्री है। एक बार 1967 में मॉस्को रेडियो से टेलीकास्ट हुआ जिसमें एक शख्स बोल रहा था कि वो सुभाष चंद्र बोस है, और उनकी आवाज भी लोग ऐसा मानते हैं कि वो सुभाष चंद्र बोस की ही जैसी थी। MI5 जो कि यूके की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने 1940 के ही टाइम से बोस के पीछे जासूस छोड़े थे, और ब्रिटिशर्स ये भी मानते हैं कि बोस 1945 में नहीं मरे थे। हर चीजें, मैक्सिमम चीजें यही बताती है कि बोस मरे नहीं थे प्लेन क्रैश में। सारे प्रूफ यही कहते हैं। एक्चुअल में दोस्तों बहुत सारी फाइल्स दबाई गई है बहुत सी सीक्रेट एजेंसी के द्वारा। जापान ने भी बहुत सी सीक्रेट फाइल्स छुपाए हैं, और साथ ही साथ रशिया ने भी बहुत सी फाइल्स छुपाई है। रशिया के ही एक ऑफिसर अलेक्जेंडर कोलेस्निकोव 1994 में पूर्वी रॉय जो कि एक आर्काइवल है, उनको बताया था कि बोस की आफ्टर 1945 वाली लाइफ लिविंग और उनकी मिस्ट्री के बारे में केजीबी जो कि रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके पास सारा डेटा सीक्रेटली मौजूद है। लेकिन उसका एक्सेस सिर्फ केजीबी के पास है और किसी के पास नहीं। लेकिन दोस्तों, ये अभी तक कंफ्यूजिंग है कि बोस की डेथ कब हुई। लेकिन अगर बोस की डेथ नहीं हुई तो सुभाष चंद्र बोस जैसा फियरलेस इंसान क्यों छुप छुप कर जी रहा था? अगर वो भारत आए तो आम लोगों से क्यों नहीं मिले? या अगर भारत नहीं आए 1945 के बाद तो वापस, तो वो क्यों नहीं आए? क्यों खोसला कमीशन ने बोस की बहुत सी सीक्रेट फाइल्स को जलाया? क्यों जापान जानबूझकर बोस की फेक डेथ करवाने में साथ दिया? क्यों हबीबुर रहमान ने फेक घड़ी वाला सबूत बनाया? क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं दोस्तों, जवाब किसी के पास नहीं है। ऐसी बहुत सी थ्योरीज है हमारे मिस्ट्री मैन की, लेकिन कोई भी 100% सच्चाई नहीं कहती। हर एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को काउंटर करती है। खैर कुछ भी हो, सुभाष चंद्र बोस ने जो देश के लिए किया वो काबिले तारीफ था। तो दोस्तों ये था एंड मेरी इस वीडियो का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।